नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 TV न्यूज़। मेरे प्रोग्राम 4th व्यू में आपका खैर मकदम करता हूँ और प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ अफ़गानिस्तान में हुए धमाकों से। चलिए देख लेते हैं ये रिपोर्ट। 21 नवंबर की सुबह यानी आज ज़ोरदार धमाकों से अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल हिल गई। एजेंसी के मुताबिक काबुल में अमेरिकी सफारत खाने के पास कम से कम 14 रॉकेटों से हमला हुआ, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और ज़ख्मी होने की खबर है। अफ़गानिस्तान की होम मिनिस्ट्री ने तफसील बताते हुए ऐलान किया है कि 21 नवंबर की सुबह 14 रॉकेटों से हमला किया गया और इसमें 5 लोगों के मारे जाने और 21 लोगों के शदीद ज़ख्मी होने की खबर है। यह रॉकेट हमला काबुल के ग्रीन जोन वज़ीर अकबर ख़ान इलाके में अमेरिकी एम्बेसी के पास हुआ। हमला होते ही अमेरिकी एम्बेसी का खतरे का सायरन बज उठा। काबुल के जिस इलाके में यह हमला हुआ है वहां अमेरिका सहित कई देशों की एम्बेसी और दर्जनों इंटरनेशनल कंपनियों के ऑफिसेज हैं। अभी इस हमले की किसी ने भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ख़ास बात यह है कि यह 14 रॉकेट अमेरिकी एम्बेसी के आसपास कहीं गिरे हैं, जिससे अमेरिकी एम्बेसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों, जिस तरीके से हमने इस रिपोर्ट को देखा और हमने ये समझने की कोशिश की, जो आखिरी क्लोज है वो ये है कि जो हमले हुए हैं दरअसल ये आसपास हुए हैं अमेरिकी एम्बेसी के। अगर अमेरिकी एम्बेसी के आसपास धमाके होते हैं और अमेरिकी एम्बेसी पर नहीं होते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, मेरा चौथा नज़रिया है, मैं अपनी तरीके से बातों को देखता और समझने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर किसी ने जिम्मेदारी तो नहीं ली है। कोई जिम्मेदारी ले भी लेगा, कौन पूछने जाएगा किसने जिम्मेदारी ली है और किसने नहीं ली है। दरअसल यहाँ जो अमेरिकी चुनाव हुए हैं उनमें जो बाइडन की जीत हुई है, ये बिल्कुल जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि जो बाइडन की जो नीति है वो नहीं चाहती है कि अफगानिस्तान से खाली करे, और इसलिए बहाना बनाने की कोशिशों की भी एक कवायद मेरी नज़र में यह हो सकती है कि किसी तरीके से ज़बरदस्त वहाँ प्रॉक्सी धमाके किए जाएं, नाम किसी का लिया जाए, करे कोई और। ब्लैक वाटर वर्ल्ड का भी पूरी तरह से जो है यहाँ पर मुदाखलत बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्टें कई मीडिया हाउसेस से प्रेषित भी हो रही हैं और इस तरह के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिसे हार्ट ऑफ द एशिया कहा जाता है, अफगानिस्तान, भारत के भी काफ़ी इंटरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर सेनाओं को रखना अमेरिका की अगली नीति का हिस्सा है। ट्रंप यहाँ से क्रिसमस के वक्त तक पूरी सेनाओं को निकाल लेना चाहता है। यहाँ एक बात समझिएगा, कुछ अमले तो ज़रूर रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ बेसिकली ट्रंप निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, इस पूरी कोशिश की जाएगी अमेरिकी जो थिंक टैंक है उसकी तरफ से कि किसी तरीके से अफगानिस्तान में सेनाओं को बनाया रखा जा सके। इसकी वजह समझते हैं क्या है। देखिए, बड़ी सीधी बात है कि चाइना ने बड़ा यहाँ पर एक रोल अदा करने की बात की है। तालिबान के साथ एक कमिटमेंट किया है कि आप लोग यहाँ अमन लाइए, आप अमन पैदा करिए और यहाँ पर हम इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, यहाँ से एक और रास्ता निकालेंगे जो यहाँ से जो बेसिकली कजाकिस्तान और इन तमाम इलाकों से होते हुए यूरोप को कनेक्ट करेगा, जिससे अफगानिस्तान विकास हो जाएगा, यहाँ पर रोजगार दिए जाएंगे, डेवलपमेंट होंगी। ये बातें चीन की तरफ से कही जा रही है। दूसरी तरफ भारत के भी बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं यहाँ पर। दो हित हैं कि यहाँ हमारे बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारा एस्टैब्लिशमेंट है और हम लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को एक और साइड पर अंगेज रखने के लिए हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो है, जिस तरीके से सदा से अफगानिस्तान भारत का एक अलाई रहा है, वो इसी तरह से एक अलाई के रूप में काम करे, जिसकी संभावना कम होती जा रही है। पाकिस्तान और इमरान खान की विजिट ने बहुत कुछ बदला है। यहाँ अभी देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अलबत्ता बाइडन नीति पूरी तरह कोशिश करेगी कि सेनाओं को यहाँ मौजूदा हालात में रखा जाए। चाइना, रशिया और ट्रंप नीति यहाँ पर कोशिश करेगी कि यहाँ से अमेरिका को निकाल बाहर किया जाए और यहाँ पर नए तरीके के एस्टैब्लिशमेंट किए जाएं। अफगानिस्तान के बाद हम बढ़ते हैं अजरबैजान, आर्मीनिया और तुर्की, रशिया जो माहदा हुआ है उसके तहत अपनी सेनाओं को यहाँ डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। अंकारा और मास्को के बीच अंतिम समझौते के तहत
तुर्की ने अज़रबैजान में अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है, जहां दोनों देशों की फौजों का मकसद अमन कायम करना होगा। तुर्की की कई देशों में बढ़ती सेनाओं को लेकर दुनिया भर में मीडिया में चर्चा शुरू हो गई है। वैसे तो दुनिया के कुछ हिस्सों में तुर्की की फौजी मौजूदगी नाटो के मिशन का हिस्सा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में बिना इजाज़त कई देशों में तुर्क फौजी मौजूदगी और विदेशी धरती पर अपनी फौजी ठिकानों की एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश तुर्की का एक मिशन बनती जा रही है। इस वक्त तुर्की की अफवाज एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे 3 कॉन्टिनेंटल के 13 देशों में फैली है। अमेरिका के बाद तुर्की दुनिया का वाहिद देश है जिसके सैनिक दुनिया के लगभग सभी कोनों में तैनात हैं। 13 देशों में साइप्रस का तुर्क बहुल क्षेत्र, अफगानिस्तान, लेबनान, कोसोवो, बोस्निया, अल्बानिया, सीरिया, इराक, लीबिया, सोमालिया, कतर, पाकिस्तान और अब अज़रबैजान। नाज़रीन, जैसा कि याद होगा, मैं अपने कई प्रोग्राम में कह चुका हूं कि देखिए यहाँ पर रशिया और तुर्की दोनों सेनाओं का मिलकर अमन कायम करना और फिर इस इलाके में जहां माना जाता था कि अज़रबैजान में इज़राइल का बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है और उसके बड़े रसूख है, हथियार सप्लाई करता है, अज़रबैजान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, ख़राब आर्मीनिया के साथ भी नहीं है। अलबत्ता इस खित्ते को जहां से तुर्की या रशिया अपने आप को गैर महफूज महसूस करता था, यहाँ पर अपनी सेनाओं की मुदाखलत बढ़ाकर 2 चीज़ें की हैं। इसको हमें समझने की थोड़ी सी और कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे दोस्तों इस मामले को। जिस तरह के तुर्की की सेनाएं लगातार बढ़ रही है और दुनिया के मीडिया में जिस तरह के खदशात की बात की जा रही है, उसमें मेरा मानना ये है कि यहाँ रशिया ये भी चाहता है कि यहाँ तुर्की ने जिस तरीके से जस्टिफाई किया और अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी कुछ इस पर आवाज़ नहीं उठा पाए, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर आर्मीनिया, अज़रबैजान के इलाके में जो कारबक का इलाका था वो यूएन मुआहदे के तहत अज़रबैजान का हिस्सा था और इस पर जो हासिल कर लिया तो इसमें दुनिया ने किसी ने कोई मुदाखलत नहीं की है बाकायदगी से। यानी रशिया ने भी ये कहा कि ये हिस्सा जो है यूएन की हिसाब से, यूएन रेजुलेशन के हिसाब से अज़रबैजान का था, तो इसको वापस अज़रबैजान के पास चला गया। ये बात सिर्फ यही ख़त्म हो जाए तो मैं नहीं मानता हूँ। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर सोचना होगा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद ये एक ऐसा मामला है जिसे रशिया और रजब तैयब अर्दगान ये तासुर देना चाहते थे कि जो जिस तरीके से यहाँ हांगकांग को लेकर ब्रिटेन ने अपना 99 ईयर्स का पट्टा छोड़ने के बाद सौंप दिया, हैंडओवर कर दिया चीन को, उसी तरह ज़बरदस्ती अज़रबैजान ने अपना हिस्सा हासिल कर लिया आर्मीनिया से। और अब ये सूरत हाल अगर 2023 में तुर्की के हालात बदलते हैं और तुर्की के जो पुराने रेजुलेशन या पुराने सिस्टम के हिसाब से उनके जो तमाम हिस्से हैं, तो यानी कि एक तासुर दिया जा की एक कवायद हो सकती है, एक निशानी हो सकती है ये रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और रजब तैयब अर्दगान की मिली भगत का एक हिस्सा हो सकती है, जो ये तासुर देने की कोशिश करेगा कि सीरिया, इराक, सऊदी अरबिया ये तमाम हिस्से कभी ऑटोमन एम्पायर के हुआ करते थे। तो ये एक इशारा भी इसको समझा जा सकता है। ये मेरा अपना नज़रिया है, हो ना हो ये कल देखने वाली बात होगी। अलबत्ता जो एक्टिविटी है वो आपके सामने है। अब हम थोड़ा सा आते हैं ईरान की तरफ, तो ईरान की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ G20 का एक मिशन चल रहा है जो आज और कल के मामलात में सऊदी अरब ने वर्चुअली कंडक्ट किया है। सऊदी अरब शायद इस G20 के समिट से जो कुछ चाहता था शायद वो हासिल नहीं कर पा रहा है। बहुत से जो शहरों के, बड़े शहरों के मेयर्स की भी मीटिंग थी, तो शायद उसमें से कई ने बहिष्कार किया है ह्यूमन राइट को इशू बनाकर। इसमें खशगुजी वगैरह और कई मामलात हैं जो सऊदी अरब के ही राजकुमार या उनके पैसे इन सब को लेकर ह्यूमन राइट के इशू को बनाकर काफ़ी कुछ
नुक्ताचीनी की जा रही है उतनी सफलता शायद सऊदी अरब हासिल नहीं कर पा रहा है। हालांकि किंग सलमान ने रजब तैयब अर्दगान को भी फ़ोन किया है और कोशिश की है कि भाई बातचीत का एक चैनल खुला रहना चाहिए, ये कहकर के अब बातचीत शुरू की जाए। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पर इसीलिए आने की कोशिश करूँगा कि क्या सचमुच सिर्फ एक बातचीत के चैनल को खुला रखने की किंग सलमान की कोशिश है, या फिर ये कि बाइडन आने के बाद जिस तरह की नीतियां बदलने की जो सिचुएशन बन रही है उन सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए एक बार फिर कहीं रशिया और तुर्की के खेमे में न लौटना पड़े और दबाव जो है वो अमेरिका की तरफ से इतना नाजायज हो जाए कि इजराइल भी न बचा सके। तो उन सूरत हाल को अगर देखा जाए तो एक और कार्ड किंग सलमान शायद खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ रजब तैयब अर्दगान को फ़ोन करके, मेरा अपना यही मानना है। बाकी जो सूरत हाल होगी वो देखेंगे। मगर अब आ जाते हैं कि एक तेल टैंकर को लेकर भी जिस तरह की चर्चाएं आ रही हैं कि ईरान अलग दावे कर रहा है, पश्चिमी मीडिया अलग दावे कर रहा है। यहाँ बड़ी बात यह है कि लगातार दोस्तों जिस तरह से हम देखें, हम सिर्फ एक हिस्से को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो है यूएई और सऊदी अरबिया और अरब ममालिक के इजराइल के साथ अपने संबंधों को बना रहे हैं, ये एक आगे बढ़ रहे हैं, एक इस पर हम चर्चा करते रहे। दूसरा एक पहलू है जिसमें अभी ये माना जाता रहा है कि ईरान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बैतुल मुक़द्दस को वो आज़ाद कराए और बड़ी लड़ाई में जो है वो शामिल है, जिसने कुद्दुस फोर्सेस भी बनाई है बाकायदा, और आपको यमन में और सीरिया में, इराक में बाकायदा मुदाखलत, फौजी मुदाखलत मौजूद है। इसमें बहुत मतलब एक तबका ये मान के चल रहा है कि पूरी तरह से शायद ईरान जो है वो लड़ रहा है इजरायली खेमे के साथ में और एक मुस्लिम हितों की लड़ाई लड़ रहा है। मगर मेरे कुछ सवालात हैं, उनका जवाब आपके पास हो तो आप भी दीजिए, ईरान के पास हो तो ईरान भी दे, और कोई भी ना दे तो मैं तो अपनी बात कह ही लेता हूं। तो मेरी बात सिर्फ ये है जनाब कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लगातार इराक के अंदर और सीरिया के अंदर जहाँ जहाँ पर ईरान के फौजी शामिल है, फौजी मिशनरी शामिल है, फौजी ईरान की प्रॉक्सी शामिल है, यहाँ पर लगातार कभी भी उठाता है इजराइल और यहाँ कभी मिसाइल से हमले करता है, कभी जहाज़ उसके जाते हैं, हमला करके आते हैं और बाकायदा टारगेट बनाता रहा है। कभी एक भी बार, जबकि आपने ये भी सुना होगा, ये भी देखा होगा कि ये बात कही जा रही है कि चाहे वो साइबर हमला हो, चाहे वो डिजिटल हमला हो, या फिर वो F-35 से किया गया हमला हो, जो परमाणु जो रिएक्टर्स था उसके ऊपर अटैक किया था अभी ईरान के, उसके बाद बदला लिया जाएगा, उस तरह की बातें वो बहुत सारी कहता रहता है ईरान। कभी ईरान का कोई मिसाइल कभी आपने सुना है कि इजराइल में कहीं जाके टकराया? कोई जहाज कभी एंटर किया है कि वो जो है जब ईरानी फौजों पर वो लगातार सीरिया के अंदर हमले करता है, जहाज़ों से हमले करता है, मिसाइल से हमले करता है और कह के ऐलान करके करता है, और जहां मारता है उनके फोटो जारी करता है, ईरान पलटकर एक मिसाइल, एक पटाखा, एक चुटकी भी कभी इजराइल की तरफ नहीं उठाता। तो इसका जवाब जो है ईरान को देना चाहिए, ईरान को लोगों को ज्यादा गुमराह नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों आप लोगों को भी समझना चाहिए कि एक तरफ जो है ईरान को, ये कौन सी किसको, मैं सिर्फ ईरान को तनकीद का निशाना या सऊदी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूं, आप लोगों के जहन खोलने की बात कर रहा हूं। दरअसल इस वॉर में क्या गेम खेले जाते हैं वो सोचिएगा। जब से तुर्की मैदान में आया है, तुर्की ने 2023 की बात की है, तब से F-35 की डिमांड बढ़ गई है। F-35 की डिमांड लगातार जो है वो यूएई को भी चाहिए, वो कतर को भी चाहिए, वो इजराइल के पास पहले से मौजूद है, और इस वक्त साइप्रस, माफ़ करना, ग्रीक जो है वो मांग रहा है कि F-35 मुझे दिए जाए। और ये तुर्की की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि अगर F-35 ग्रीक को दिए जाएंगे तो मैं S-400 का उसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा और मैं उनको गिरा दूंगा। तो ये भी बात जो है चीन की तरफ से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि उसने इस तरह के रडार जो है वो इस्टेब्लिश कर दिए हैं, बल्कि डिप्लॉय कर दिए हैं, जो F-35 को इजीली डिटेक्ट करते हैं। हालांकि रशिया के भी कुछ ऐसे रडार मौजूद हैं जो F-35 को पॉइंट आउट करते हैं, और रशिया ने कुछ ऐसे वेपन्स बनाए हैं जो F-35 किलर नहीं बल्कि 5th जनरेशन किलर के नाम से जाने जाते हैं,
जिसमें S-500 भी एक है और उसके अलावा और इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स जो हैं रशिया के पास मौजूद हैं। तो ये जो वार है, मेरा मतलब कहने का ये था कि मैं हथियारों की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूं कि हथियारों के व्यापारी वो देश जो है इन तमाम देशों को एक देश का दूसरे देश को दुश्मन बताकर अपने तमाम हथियार जो है वो सप्लाई करते हैं। और अगर ईरान यहाँ आपको एक पक्ष में खड़ा हुआ ना दिखाई दे, क्योंकि एक तरफ से अगर सऊदी अरब लड़ रहा है यमन के अंदर, तो दूसरी तरफ से ईरान सपोर्ट कर रहा है, वेपन दे रहा है, हथियार दे रहा है। ये सब हथियार देने की, सप्लाई करने की, मिसाइल देने की प्रक्रिया दुनिया की नज़र में मॉनिटर है, इनको देखा जाता है, इनको समझा जाता है। उसके बाद भी अगर दुनिया द्वारा नहीं रोका जाता है तो इसका मतलब वो दुनिया जो इन्हें देख सकती है और रोक सकती है वो रोकना नहीं चाहती है। क्योंकि ईरान अगर वहाँ पर ताकत देगा तो सऊदी अरब को और हथियार खरीदने पड़ेंगे और समझौते करने पड़ेंगे और दबाव में आना पड़ेगा। इसी तरह सीरिया के अंदर अगर ईरान की फौजें शामिल होंगी और सीरिया को बचाने की, हालांकि वो बचा सकती तो दाइश से बचा लेती, दाइश की बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, अगर रशिया वहां पर मौजूद नहीं होता तो ईरान की प्रॉक्सी और ईरान की फौजों के मौजूद होते हुए यहां इस तमाम खित्ते पर ISIS ने बाकायदा कब्जा किया था। और कब्जा करने के बाद सीरिया में दमिश्क का छोटा सा हिस्सा 10% बचा था, जिसको वापस दिलाने में रशिया ने अपना अहम रोल किया, जबकि अपनी हर बात में पीठ थपथपाई ईरान ने। तो दोस्तों ये बात आपको समझने की है कि यहाँ पर 2-3 अलग अलग खेमे बनाए जाते हैं, उनको लड़ाने की बात की जाती है, वो एक दूसरे से लड़ते हैं और यहाँ मसलकों में लोग बढ़ जाते हैं, फिरकों में लोग बढ़ जाते हैं, कई बार जाति और धर्मों में लोग बढ़ जाते हैं और वो एक दूसरे को निशाना बनाने के पर खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि किसने, शियाओं ने सुन्नी को मार दिया, सुन्नियों ने बर्तरी हासिल कर दी, शियाओं को मार दिया। ये तमाम चीज़ों का खिलाड़ी एक ही है, गेम एक ही है, वही सब लोग बेच रहे हैं इनको हथियार। चूंकि ये अपने नहीं बना रहे हैं, माफ करना अगर आप ये मानते हैं कि ईरान अपने हथियार बना रहा है तो ये एक फजूल की बातें होगी, जिसमें अपने तमाम हथियारों में मैक्सिमम जो हाईटेक चीज़ें हैं, इंजन जैसी चीज़ें हैं, बाकी तमाम चीज़ों का चाइना और रशिया से जो है बाय करके उसका इस्तेमाल किया जाता है, असेंबलिंग की जाती है। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तकनीक की तरफ बढ़े हैं तो आज से 10-20 साल के बाद हो सकता है अपना भी कुछ बनाए, मगर फिलहाल जो है वो चाइना और रशिया के बगैर इस तरह के वेपन नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक तरफ आपने देखा होगा कि मैं ईरान के इस रोल को जो है वो वाज़ेह करना चाहता हूं कि ईरान एक तरफ दिखाना चाहता है कि वो चीन का दोस्त है, दूसरी तरफ दिखाना चाहता है कि वो तुर्की के साथ भी अलाई बन रहा है और तीसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर भारत के साथ भी अपने संबंधों को दरकिनार नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के अंदर जो है वो भारत का जो रास्ता है या चाबहार है या रेलवे ट्रैक में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए है और भारत के साथ एक पुराना व्यापार ईरान का चलता आया है तो वो उसको कायम दायम रखना चाहता है। यानी कि कहीं किसी एक एंगल पर ईरान एक ऐसा देश किसी भी के लिए, चाहे वो भारत के लिए बहुत भरोसेमंद हो, ऐसा नहीं हो सकता, चूंकि वो चीन के साथ भी अपने संबंधों को $400 मिलियन को जो है अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करवाने के प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, उनके हथियारों को एग्जीक्यूट कर रहा है। दूसरी तरफ भारत पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता, पाकिस्तान उस पर इसलिए भरोसा नहीं कर सकता चूंकि पाकिस्तान इल्जाम लगाता रहा है कि वो कहीं पाकिस्तान दुश्मन अनासिरों को अपने यहाँ शरण देकर, रास्ते देकर हमारे यहाँ प्रॉक्सी अटैक करवाता रहा है। और अफगानिस्तान में जो तालिबान के साथ भी कोई बहुत अच्छे ईरान के संबंध नहीं रहे हैं, तो यहाँ ईरान की जो सिचुएशन है वो भी एक पूरी तरह एक डाउटफुल कैरेक्टर है मेरी नज़र में, जो जहाँ पर ये ज़रूरत होती है कि एक खेमे को डराया जाए, धमकाया जाए और खड़ा किया जाए, तो वहाँ ईरान अपना रोल अदा करता है, बाकायदगी से कर रहा है। तो ये सब बातें नाज़रीन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग बारीकी से चीज़ों को समझें, उनका अध्ययन करें, उनको उन बातों को जहन में रखें और अपनी आपसी सामाजिक दुश्मनी को कम करें। सामाजिक दुश्मनी को कम करने के बाद आप अच्छी दिशाओं की तरफ बढ़ें। एक वक्त आए जिसमें आप लोग जो है पूरी तरह से दुनिया को बेहतर बनाने की तरफ बढ़ें, आपसी भाईचारे में आगे बढ़ें और चीज़ों को आगे लेकर जाया जाए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि भारत को भी आज की तारीख में अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, दुनिया में तेल के भाव गिर रहे हैं, भारत में तेल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी सरकार
सरकार को ज़्यादा टैक्स चाहिए, इसका मतलब साफ होता है कि हमारे पास सरकार के पास चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, जनता को राहत नहीं दी जा रही है। इसके अर्थव्यवस्था पर और गंभीर असर होंगे। अगर हम जनता से ज़्यादा टैक्स लेते हैं और जनता ज़्यादा टैक्स देती है तो आने वाले दिनों के अंदर महंगाई बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जनता की कमाई का पैसा जनता में ही स्क्रॉल करे और रोलिंग करता रहे तो यहाँ महंगाई कम होती है, प्रोडक्शन बढ़ती है। अगर सरकार जो है अपनी मशीनरी में इस्तेमाल करने के लिए या हथियार खरीदने के लिए या फिर अपनी सरकार अपनी जो मशीनरी है उसको तनख्वाह देने में अगर टैक्सेस बढ़ाकर जनता से पैसे वसूलती है तो वो देश की एक इकोनॉमी के बैठने की गारंटी होता है और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की उसमें बात होती है। ये बिल्कुल एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कमाई नहीं है और आप अगर कमाई ना होते हुए भी कमाई घट रही है, तनख्वाहें घट रही हैं, सैलरियां घट रही हैं और टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप देश को और खतरे की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था बहुत खतरे की तरफ बढ़ रही है। एक चीज, चलिए हम तो इसको यही छोड़ देते हैं, ये खतरा नहीं तो खतरा ये सब कुछ अभी देखा नहीं जाएगा। हिंदुस्तान की सूरत हाल ऐसी है क्योंकि देखिए बड़ी सीधी सी बात है, सरकार की मजबूरियां हैं कि जनता को समझाना है और जनता को समझाकर जिस तरह सऊदी अरब आज अपनी जनता को समझाए न समझाए मगर अपने अंतर्राष्ट्रीय रसूख को बनाए रखने के लिए, अपनी चीज़ों को बनाए रखने के लिए उसे इजराइल से दोस्ती भी करनी पड़ेगी, यूएई का साथ भी देना पड़ेगा, अमेरिका की बात भी माननी पड़ेगी, तुर्की को फ़ोन भी करना पड़ेगा, एक कार्ड में रशिया का हाथ जो है वो भी रखना पड़ेगा। तो ये जो सूरत हाल, इसी तरह जो ईरान का अपना गेम है कि वो अपनी प्रॉक्सी को जारी रखेगा और जहाँ जहाँ पर सऊदी अरब को अपना एंटी मानकर वो चलेगा, जहाँ जहाँ सऊदी की मुदाखलत होगी उसके एंटी रोल अदा करेगा और वहाँ टकराव पैदा होगा। दुनिया में साफ तौर पर वो लोग बच जाएंगे जो लोग प्रॉक्सी करते हैं, जो लोग अब हथियार बेचते हैं और लड़ाई दिखाई देगी ईरान और सऊदी अरब यानी शिया सुन्नी के मसलकों के आधार पर लड़ाई आपको सामने दिखाई देगी, मगर उससे जो अपने हित साधने वाली कंपनियां और लोग हैं वो अपने हित साधते रहेंगे। ठीक उसी तरह का गेम अभी एशिया में भी दूसरी जगहों पर भी जारी है। यहाँ एक बात आप समझिएगा कि बड़ा मूवमेंट बदल जाने के बावजूद जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका या बाइडेन की नीति को बदलने की चांसेस हैं, यहाँ बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत सारी, फिर वही मैं नाज़रीन अब माजरत के साथ कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी खबरें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं बताना चाहता हूँ मगर टेक्निकल कारणों से मैं आपको कोई खबर नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत सारा एक कम से कम 10 मिनट का सेगमेंट अभी मेरा जो बचा है, यहाँ जो जानकारी मैं अपडेट आपको करना चाहता हूँ वो मैं आपको नहीं कर पाऊँगा। आपको सिर्फ एक बुरी खबर ज़रूर सुनाता चलूँगा कि वो देखिए इस वक्त दुनिया को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी था जिस तरीके से पश्चिमी जगत ने दुनिया में एक आतंकवाद पैदा किया और इस आईएस और फलाना ठिकाना अलकायदा ये सारी चीज़ें बनाने के बाद जिस तरह दुनिया को नस्तो नाबूद किया है, उसको रोकने के लिए निकला था। जब ये पूरी तरह से, माफ़ करना, अमेरिका के कदम बढ़ रहे थे, एक के बाद एक देश आतंकवादियों के या फिर अमेरिका के कब्जे में आता चला जा रहा था। यहाँ इनके पैरों को रोकने का काम पुतिन ने किया। पुतिन को बताया जा रहा है पश्चिमी मीडिया द्वारा, अभी ब्रिटिश मीडिया द्वारा भी ये बात कही जा रही है कि पुतिन को कैंसर है। पहले परकशन की बीमारी तो है ही मगर कैंसर की बीमारी भी है। फरवरी में उनका ऑपरेशन किया गया था, ऐसी सूचना दी जा रही है। अलबत्ता ये भी माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये कहा जाए कि रशिया की तरफ से कि पुतिन बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत हैं और ये एक प्रोपोगंडा है। कोई भी बात हो सकती है और ये खबर सच्ची भी हो सकती है। अलबत्ता ये भी चर्चा है कि पुतिन अपनी बेटी को इक़्तिदार संभालने की बात कहेंगे मगर ये सारी दुनिया जानती है, चाहे जितनी ट्रेनिंग की गई हो, जो भी सूरत हाल हो, उनकी बेटी ही है। पुतिन जैसा लीडर जिसने दुनिया में इस वक्त अमन का काम किया है, लोगों को संभालने का काम किया है, बहुत सारी चीज़ों से बचाने का काम किया है, अगर पुतिन कबल वक्त मेरे हिसाब से चले जाते हैं तो दुनिया का बहुत बड़ा घाटा होगा। और वो जो लोग पूरी तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, जिसमें अभी आपको खबरें देखने को मिल रही होंगी दोस्तों कि जिसमें बड़े बड़े नेताओं को और लीडरों को ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में आपके घर में जो चिट्ठी है उस चिट्ठी में आपको कोरोना आ सकता है, तो आपको सोच समझ कर रहना है। दहशत, यानी पूरी दहशत क्रिएट की जा रही है पूरी दुनिया के अंदर
कोरोना के नाम की हमने ये दौर बहुत पहले देखा था, जब एड्स के नाम से ठीक इसी तरह के कैंपेन चलाए गए थे, इंजेक्शन में एड्स, चिट्ठी में एड्स और बहुत सारी बातें की गई थी। उस तरह से कितने पेशेंट आपकी नज़र में आज की तारीख में एड्स हैं, वो खुद अपने गिरबान में भी झांके, अपने रिश्तेदारों में भी देखिए, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को भी देखिए, मगर एड्स है, कागजों में है, मौजूद है और डॉक्टर भी आपको कहेंगे कि है। तो देखिए कोरोना भी एक अपनी कवायद को लेकर आगे बढ़ चला है, कवायद लेके आगे जा रहा है और ये शायद बढ़ता जाएगा। और ऐसे में अगर दुनिया का ये बड़ा लॉस हो जाता है तो वो नेटवर्क मुखर हो जाता है, पूरी दुनिया को रीसेट करने की बात की जाएगी। मैं या आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में जो हैं वो राजघराने होते हैं, राजगद्दियाँ होती हैं और वो सब बड़े आसानी से उनको एग्जीक्यूट करते हैं, अपनी अपनी जनता को बहलाने फुसलाने के लिए। बहुत आसान सी बात होती है, आप लोग जानते हैं कि जिस बात को लेकर आप शिया सुन्नी वहाबी ये वो अटरम सटरम पर लड़े जा रहे हैं, ये जो इन साइटों को पैदा करने के लिए आपके बीच में जिन लोगों को जो है ब्रांड एम्बेसडर बना के भेजा जाता है, ये सब प्रॉक्सी है। ये सब जो है एक तरह से आप सब लोगों को अपनी अपनी लड़ाई को जस्टिफाई करने का मौका दिया जाता है। और आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम जातिवाद को लेकर भी जो बात की जा रही है, उन जातियों को उन धर्मों को ये बात जस्टिफाई करने का मौका दिया जा रहा है कि ये आपस में एक दूसरे को जस्टिफाई कर सके, नहीं हिंदू बेहतर नहीं मुस्लिम बेहतर, और लड़े तो क्या हुआ और मरे तो क्या हुआ और नुकसान हुए तो कोई बात नहीं। यानी कि ये सब आपस में लोग उलझ जाते हैं और फिर वो सवाल नहीं करते हैं कि रोटी का क्या होगा, वो सवाल नहीं करते हैं कि आप लोग किसके साथ आपको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, आपकी ताकत कहां पहुंच गई है, आपकी करेंसी का क्या हो रहा है, आपकी इकोनॉमी का क्या हो रहा है, आपने जो जनता को सुविधा देनी थी वो दी कि नहीं दी। तो कुल मिलाकर तमाम दुनिया का हालात ये है कि अगर एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा नहीं होता है तो इन सबको लगता है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, उन्होंने बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं और वो बहुत अच्छे से धर्म को जानते हैं और वही समझा रहे हैं। दरअसल वो कितना जानते हैं नहीं जानते, मैं खैर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, सभी मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मगर मैंने कुछ सवाल किए हैं आप लोगों से, पॉइंट आउट करवा रहा हूँ, उनको ज़रा जहन में रखिएगा। अगर आप इसी तरह से लड़ते रहे और चंद लोगों का मोहरा बनते रहे तो दुनिया बहुत बुरे हालात में जाने वाली है। अब मुझे भी लगने लगा है कि शायद दज्जाल के आने का वक्त आ गया है, क्योंकि बहुत ही सूरत हाल बदल रहे हैं। आप लोग अपने अपने जहनों में इतने फिरका परस्त हो गए हैं कि चाहे वो हिंदू हो तो अपनी ही जाति अपने ही धर्म के लोगों में वो इतने बंटवारे को देखता है कि ये फला है ये ढिका है और एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। मुसलमानों में भी ठीक उसी तरह वो जो है एक दूसरे का कत्लेआम कर देना चाहते हैं। क्रिश्चियंस में भी इस तरह की साइटें बना दी गई हैं कि एक दूसरा अगर ये चाहता है कि वो यहूदियों का सपोर्ट करे तो दूसरा उसकी मुखालफत करे। मतलब इतना कायदे से बैलेंस किया है दुनिया को कि वो धर्म में उलझ कर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको धर्म छोड़ना चाहिए, आपको बिल्कुल धर्म पर रहना चाहिए, मगर धर्म के लिए एक दूसरे का कत्ल नहीं करना चाहिए। ये शायद आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। और मैं इसी नसीहत के साथ फिलहाल इस प्रोग्राम को ख़त्म कर लेता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, अगर जिंदा रहे तो। मैं तमाम सिनेरियो को बताने की कोशिश की है, इसलिए कि इसके पीछे क्या चल रहा है। खबरें तो आप देखते रहते हैं, वो आप देखते रहिए। मेरे नज़रियात भी अगर आपको अच्छे लगे तो सुनते रहिए, और अगर आपको सुनने में अच्छे लगते हैं तो आगे भी बढ़ाते रहिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।